हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएसआर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं आज क्लास 12th के लिए कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, और साथ ही लास्ट में जानेंगे कूलाम का नियम, जो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है जो लगभग हर 1-2 साल अंतराल करके पूछती है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि विद्युत होता क्या है। विद्युत होता क्या है, यानी कि विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत, या तो हम कह लीजिए इसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, ठीक। पहले हम इलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे, लाइनमैन पहले इलेक्ट्रिक के बारे में, तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बाद हम जानेंगे क्या, कूलाम का नियम, ठीक। तो एक एक स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले एक यूनान देश के यूनानी जो एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या था? थेल्स। एक आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया था, अंबर नामक एक पदार्थ को उनके रेशों के साथ क्या किया था, रगड़ के देखा कि अंबर को उनके रेशों के साथ रगड़ के देखा कि वो कागज़ के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। तो यानी कि विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यूनान देश के जो वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने बताया कि देखा कि अंबर नामक पदार्थ को उनके रेशों के साथ क्या करती है, रगड़ने से उसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ठीक। पर ये बहुत समय पहले की बात है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कम से कम 2000 वर्ष बाद 2000 इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है गिलवर्ट, ठीक, जो इन्होंने यानी कि यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने जो अपना प्रैक्टिकल किया था, सेम उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद फिर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे गिलवर्ट ने देखा, फिर उन्होंने देखा कि अंबर के जैसे अन्य रेशे क्या किया, अन्य पदार्थों को लेकर और आपस में रगड़ा, और रगड़ के फिर देखा कि वो भी छोटे छोटे कणों को क्या करती है, अपने ओर आकर्षित कर लेती है। क्लियर? यानी कि किसी पदार्थ को आपस में हम रगड़ें तो वो क्या करती है, उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसमें क्या होता है, इसको शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए को हम आपस में रगड़ रहे हैं और उसमें क्या होती है, कागज़ के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या होती है, एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो शक्ति उत्पन्न होती है, ये क्या होती है, आपस में घर्षण बल के कारण, मतलब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ने के कारण ये उत्पन्न हो जाती है। ये गुण जब उत्पन्न होती है इसको बोलते हैं विद्युतमय। यानी कि क्या, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो गुण होती है, उस वस्तु के गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युतमय कहते हैं। क्लियर? और जिसके कारण ये गुण आता है, या जिसके कारण ये गुण आता है, उस पदार्थ में जिसके कारण ये गुण आता है, उसको क्या बोलते हैं, हम विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि यानी कि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उसमें क्या करिए, उसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वो किसी कागज़ के छोटे छोटे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक। तो जिसके कारण ये गुण उसमें उत्पन्न होता है, यानी कि जब ये
कागज के छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है तो इस गुण को क्या कहते हैं, हम विद्युतमय कहते हैं। और जिस पदार्थ में विद्युतीमय गुण आ जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम विद्युत कहते हैं। आया समय, यानी कि विद्युत की परिभाषा, यानी कि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं और उस वस्तु के उस रगड़न के कारण, यानी कि उस घर्षण बल के कारण वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जो वस्तु किसी कागज़ के छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसमें क्या होती है, वो वस्तु विद्युतमय हो जाती है। क्या हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। और जिस पदार्थ में विद्युतमय का गुण स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत कहते हैं। क्लियर। इसलिए कि वह कारण जिससे किसी वस्तु में विद्युतमय होने के गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत कहते हैं। इसको नोट डाउन किए हैं कि वह कारण जिससे कि किसी वस्तु में विद्युतमय होने के गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत कहते हैं। क्लियर। इसके बाद से मैं आपको बताया था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या आपको बताया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और नोट डाउन कर लेते हैं जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। या फिर से देख लीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इसके बाद हम जानेंगे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि हम जानेंगे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। यानी कि जानेंगे अभी हम तक हमने क्या जाना कि विद्युत किसे कहते हैं, इसके बाद से जाने हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं, अब जानेंगे विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। पहला धनावेश। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। पहला क्या होता है धनावेश, दूसरा क्या होता है ऋणावेश। किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी पदार्थ के परमाणु में उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में
परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, कमी के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं। क्लियर? या फिर से सुनिए कि धनावेश क्या होता है। तो किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। कोई दिक्कत? सेम इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है ऋणावेश। किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी कारण अधिकता के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। आइए ये चीज़ें समझ में आ रहा है? एक बार फिर से सुनिए कि धनावेश किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ में के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश क्या होता है? दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश यानी ऋणावेश क्या होता है? किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यानी कि मान लीजिए बाहर से कहीं किसी पदार्थ है, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें आ गई तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गई तो उसमें कौन सा आवेश आ गया? तो ऋण आवेश हो गया। क्लियर? यानी किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई होगी कि धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश किसे कहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? विद्युत किसे कहते हैं। शायद आपको कहीं मिलेगा कि विद्युत की परिभाषा क्या होती है। सभी लोग विद्युत धारा बताते हैं। आज आपने जाना कि विद्युत का उत्पत्ति कब से शुरू हुई, किसने किया था। उसके बाद हमने जाना कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। उसके बाद से जाने धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे क्लास 10 क्लास 12 का जो इसका नेक्स्ट हेडिंग है, यानी विद्युत आवेश के बाद जो अगला हेडिंग है वो है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम, जो क्लास 12 के लिए वेरी इस साल के इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के लिए वेरी। यानी कूलाम ने सबसे पहले जान लेते हैं कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। आइए पीछे समझ में आ रहा है। यानी कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं? हम कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे हम कह लें कि दो स्थिर आवेश हो, यहाँ पे एक बिंदु ए पर आवेश हो Q1 और यहाँ पे क्या हो Q2, दो आवेशों पे लगने वाले। इनका नियम जो था, दो स्थिर आवेशों पर लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल,
दो स्थिर आवेशों पर लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अनुपाती उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम कूलाम के नियम को साथ नोट डाउन कर लें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, एक बार फिर से सुनिए कूलाम का नियम। इस कूलाम को नियम सबसे पहले 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने थे, जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिससे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इनके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? जैसे जो फिगर हमने यहाँ बनाया था, हम आपके नीचे बनाकर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं इसका डेरिवेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, ये है, यहाँ पे बिंदु बी है। क्लियर? यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, इस पे आवेश है +Q1, यहाँ आवेश है +Q2। क्लियर? इनकी बीच की दूरी क्या है, R है। इनकी बीच की दूरी क्या है, R है। क्लियर? तो अभी हमने क्या जाना कि हम ऐसे कर लेंगे, माना दो बिंदु ए व बी पर दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, R है। क्लियर? तो ओम के नियम से यानी हमने पढ़ा है कि जो इनके बीच लगने वाला बल है, ये समानुपाती होता है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। ये नहीं पढ़े कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती। तो समीकरण इसको कर लीजिए। और फिर इसमें कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, एक पास कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, मतलब दोनों को एक पास करते हैं तो ये बन जाता है क्या, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। क्लियर? आपको पता है कि एक समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम एक कोई नियतांक जोड़ लेते हैं। तो इसको हटाएंगे हम, तो इसके जगह पर हम जोड़ लेंगे 1/4 पाई ε0। क्लियर? Q1 Q2 बटे R²। ये इनका सूत्र है। ये हम जानते हैं, जहाँ 1/4 पाई ε0 एक नियतांक है।
एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणे 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम, ठीक है ना, जिसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अगर इसको हम यहाँ रखें तो क्या बन जाएगा, यह बराबर 9 गुणे 10 पर 9 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, इसका कूलाम का नियम है। आई होप ये चीज़ समझ में आया है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।